तो पर्सनली मुझे मार्वल कॉमिक्स का कॉस्मिक साइड बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक मुझे स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल की ग्राउंड स्टोरी भी अच्छी लगती है, बट ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरीज लाइक इन्फिनिटी गॉन्टलेट, एनाइलेशन, सीक्रेट वॉर्स को पढ़ने का मजा ही अलग है। इसलिए आज के वीडियो में हम मार्वल के कुछ कॉस्मिक बीइंग्स को रैंक करेंगे उनके पावर लेवल के बेसिस पे और जानेंगे कौन है सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग ऑफ मार्वल। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मार्वल के टॉप 12 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स कौन कौन है। तो बिलीव मी, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे, और साथ ही साथ स्कैंथन द अप्रूवर, फल्क्रम और ओब्लिवियन की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेवल होने वाली है, इसलिए उन कैरेक्टर्स को मिस नहीं करना। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर ऑफ सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सो नंबर 12 पे है हमारे पास एसगार्डियंस। ये एसगार्डियंस जैसे ओडिन कॉस्मिक बीइंग्स में इंक्लूड होते हैं क्योंकि इनका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ता है, जहाँ पे कभी ओडिन गैलेक्टिस से तो कभी सेलेशियल से लड़ चुका है। एसगार्डियंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्मिक हायरार्की में, जहाँ वो पूरे 9 रेल्म्स को चेक में रखते हैं ताकि सर्टर या मैंगॉग या यूमिर जैसे बीइंग्स डिस्ट्रक्शन न कर पाए। और ओडिन के साथ साथ थॉर भी इसी काम को आगे लेके चला जब वह एसगार्ड का किंग बना, और कहा जाता है कि ओल्ड किंग थॉर यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग गॉड होगा जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अगर ओडिन या थॉर जैसे बीइंग्स इस लिस्ट के नंबर 12 पे है तो खुद सोचो कि आगे कौन कौन से पावरफुल बीइंग्स होने वाले हैं। बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। तो नंबर 11 पे है हमारे पास गैलेक्टस। तो गैलेक्टस की हिस्ट्री बहुत डीप और वास्ट है, जहाँ गैलेक्टस एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसका नाम था गैलन, और अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को सिर्फ वो सर्वाइव कर पाया था। और जब नया यूनिवर्स बना तो वो खुद को पाता है एक कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस के रूप में। गैलेक्टस एक्चुअली एक नेचुरल फोर्स है जो कि यूनिवर्स की ग्रोथ को चेक में रखता है। वो कैसे? वो ऐसे कि गैलेक्टस को सर्वाइव करने के लिए प्लैनेट्स खाने पड़ते हैं, इसलिए उसे डिवोर ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। गैलेक्टस के पास अनलिमिटेड कॉस्मिक पावर्स है, जिसमें कि वो कुछ अपने हेरल्ड्स को भी देता है जो कि उसके लिए नए प्लैनेट्स ढूंढते रहते हैं, और इन हेरल्ड्स में सिल्वर सर्फर सबसे फेमस है। गैलेक्टस कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट, शूट और एब्सॉर्ब कर सकता है, और जिस प्लैनेट पे गैलेक्टस गया वहाँ का कोई ऐसा बीइंग नहीं जो गैलेक्टस को रोक पाए। एक्चुअली गैलेक्टस एक प्योर एनर्जी का बीइंग है, जिसकी वजह से वो अपना साइज भी चेंज कर सकता है, और जो एलियन सिविलाइजेशन उसे देखेगी वो उन्हें अपनी ही तरह नजर आता है। लाइक हम ह्यूमंस को वो ह्यूमन की शेप का दिखता है, और स्क्रल्स को वो स्क्रल की तरह दिखेगा। इसके अलावा गैलेक्टस के पास अल्टीमेट नलिफायर वेपन भी है, जो कि किसी भी बीइंग का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दे पाया था। वैसे हमने वेपन्स मोर पावरफुल देन इन्फिनिटी स्टोन्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे है हमारे पास कॉस्मिक गॉड्स की रेस सेलेशियल्स। तो सेलेशियल्स को बनाया था पहले इटर्निटी यानी फर्स्ट फर्मामेंट ने, क्योंकि वो बोर हो गई थी अकेले अकेले। पर सेलेशियल्स वो हरामी औलाद की तरह निकली जो कि अपने पेरेंट्स का नाम मिट्टी में मिला देती है, और सेलेशियल्स ने भी फर्स्ट फर्मामेंट पे ही अटैक कर दिया और उसके पीसेस करके डिफरेंट यूनिवर्सेस बनाई। अब सेलेशियल्स थे ही हरामी, इसलिए वो एस्पिरेंट्स और द वॉचर जैसी पावरफुल स्पीशीज से भी वॉर कर चुके हैं। पर अब इस ग्रैंड स्कीम ऑफ कॉस्मिक हायरार्की में सेलेशियल्स क्या करते थे? अरे क्या करते थे? बकचोदी करते थे, और क्या डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके वहाँ के एलियन स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट करके उनके एवोल्यूशन को किक स्टार्ट करते थे, और इसलिए आगे चल के म्यूटेंट्स का जन्म भी हुआ, क्योंकि ह्यूमंस में म्यूटेंट्स का बीच सेलेशियल्स ने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही बो दिया था। अब सेलेशियल्स में कुछ पावरफुल सेलेशियल्स है, एरिशम, एक्जिटा, तियामुथ, स्कैंथन द अप्रूवर और वन अबो ऑल, जो कि उनका लीडर है। ये दूसरा वन अबो ऑल है, न कि मार्वल का सुप्रीम बीइंग। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास फीनिक्स फोर्स। यस, फीनिक्स फोर्स वो आग है जो सब कुछ जला के राख कर सकती है, बट बना भी सकती है। एक्चुअली फीनिक्स उस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है जो अभी तक नहीं आई है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स की सारी साइनिक एनर्जीज का भी रिप्रेजेंटेशन फीनिक्स ही है। तो गैलेक्टस की तरह फीनिक्स भी यूनिवर्स के बनने से पहले एग्जिस्ट करती आ रही है, और इसका काम भी कुछ हद तक गैलेक्टस जैसा ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, गैलेक्टस को प्लैनेट्स को खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, बट फीनिक्स सिर्फ उन प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करती है जो कि यूनिवर्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उल्टा लॉजिक है, पर इट इज व्हाट इट इज। एक्चुअल में फीनिक्स अपनी पावर्स डिफरेंट बीइंग्स को देती है और अपना एक अवतार चूज की है, जिनमें सबसे फेमस है एक्समैन की जीन ग्रे। अरे ये काम तो गैलेक्टस भी करता है, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। बट फीनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मकरान क्रिस्टल की प्रोटेक्शन, जो कि एक ऐसा वेपन है कि अगर इसमें एक भी क्रैक पड़ गया तो ये सारे यूनिवर्स को निकल देगा, और इसलिए इसे नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज भी कहा गया है। फीनिक्स की
सबसे पावरफुल फॉर्म है व्हाइट क्राउन फीनिक्स, जो कि यूनिवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल भी इसकी रेस्पेक्ट करता है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे है हमारे पास इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ। हाँ, ये तीनों एक ही नंबर पे है। अब आप पूछोगे कि अभी तक तो हर एक नंबर पे एक ही बीइंग था, तो ये तीन क्या कर रहे हैं एक साथ? सो एक्चुअली इसका आंसर है कि ये तीनों सिबलिंग्स है जिनकी पावर आपस में कंपैरेबल है। ध्यान से सुनना, इटर्निटी पूरे यूनिवर्स की टाइम और रियलिटी की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मतलब अगर रियलिटी और टाइम को तुम फिजिकली देखना चाहते हो तो वो है इटर्निटी। वहीं इन्फिनिटी यूनिवर्स की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज और स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। अब हम सबको पता है कि यूनिवर्स टाइम और स्पेस से बना है, जो कि एक्चुअली है इटर्निटी और इन्फिनिटी, क्योंकि इटर्निटी टाइम को रिप्रेजेंट करती है और इन्फिनिटी स्पेस को। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो जाके पोगो देखो। और इसी तरह डेथ तीसरी एंटिटी है जो यूनिवर्स में पूरे डेथ की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और यही वो कन्या है जिसके पीछे हमारे थैनोस और डेडपूल बाबू इतना पागल है। इन तीनों के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी और पावर्स है, जिसे ये लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, ये गैलेक्टस को अपना छोटा भाई मानते हैं, बट एक्चुअल में इनका एक और भाई भी है जो कि इनसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उसे हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 7 पे है हमारे पास ओब्लिवियन। अब देखो, जैसे इटर्निटी और इन्फिनिटी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वैसी ही रिलेशन है डेथ और ओब्लिवियन का। अब कब और कैसे ओब्लिवियन इनसे ज्यादा पावरफुल है, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर फ्लैश करते दिख जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ओब्लिवियन है क्या भला। तो एक्चुअल में ओब्लिवियन नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है, या जिसे तुम कह सकते हो एंड ऑफ एवरीथिंग। तो हम सबको पता है कि यूनिवर्स का स्टार्ट और एंड होता है। स्टार्ट तो बिग बैंग से होता है, बट एंड ओब्लिवियन करेगा। मतलब ओब्लिवियन यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और वही कुछ नहीं मतलब नथिंगनेस ओब्लिवियन है। आई होप समझ गए होंगे। अब अगर हम ओब्लिवियन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो ओब्लिवियन वो पेज रिप्रेजेंट करता है जिसपे कॉमिक्स या स्टोरीज लिखी जाती है, और राइटर खुद द वन अबव ऑल है। मतलब अगर द वन अबव ऑल के पास पेज नहीं होगा तो स्टोरी किस पे लिखेगा, और जब वो पेज खराब या डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसपे स्टोरी लिखी जाती है, तो वो स्टोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके साथ। मतलब अगर तुम एक यूनिवर्स को पेज पे बनाओगे तो वो पेज किसी भी वजह से खराब हो गया तो वो यूनिवर्स भी मिट जाएगा। मतलब यूनिवर्स या स्टोरी का एग्जिस्ट करना उस कॉमिक पेज या कह सकते हो ओब्लिवियन पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा अजीब एक्सप्लेनेशन है, बट इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इटर्निटी वर्सेस ओब्लिवियन वर्सेस डेथ वर्सेस इन्फिनिटी वाली वीडियो में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओब्लिवियन के बारे में तो हमें ज्यादा नहीं बताया गया, बट मिकाबुशी और नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स दोनों ओब्लिवियन के ही पार्ट्स हैं। मिकाबुशी अकेले 98% ऑफ मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था, और नल का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे कि कैसे वो सेलेशियल से लेकर गॉड्स तक को हरा चुका है, और ये दोनों ओब्लिवियन के बच्चे थे। अब इस बात से आप खुद आइडिया लगाओ कि ओब्लिवियन क्या भला होगी। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे है हमारे पास प्रोटोजे। तो एक्चुअली फ्यूचर में एडम वॉरलॉक का एक इवल वर्जन मैग्नस एक चर्च बनाता है, जिसे वो नाम देता है यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ, और इस चर्च के सारे लोग प्रोटोजे को पूजते थे। प्रोटोजे की पावर्स थी कि ये किसी भी बीइंग की पावर को डुप्लीकेट कर सकती थी। लिटरली इसी पावर से लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर को डुप्लीकेट करके लिविंग ट्राइब्यूनल को ही हरा दिया था, और फ्यूचर का द वन अबव ऑल बन गई थी। बट इसे रोकने के लिए फिर आगे आया स्कैंथन द अप्रूवर, जो कि सिंपली से कहता है आई डोंट अप्रूव, और प्रोटोजे पावरलेस बन जाती है। और इसलिए नंबर 5 पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैंथन द अप्रूवर को। तो पहले मुझे बताओ, ये इतना कूल नाम कौन रखता है भाई? एनीवेज, स्कैंथन द अप्रूवर एक बहुत ही पावरफुल सेलेशियल है जिसकी रेस्पेक्ट खुद लिविंग ट्राइब्यूनल करता है। स्कैंथन सिर्फ कुछ वर्ड बोलने से ही पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है, और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स को डुप्लीकेट करने वाली प्रोटोजे भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाई थी। अब एक्चुअली स्कैंथन इतना पावरफुल कैसे है? तो जैसे मैंने कहा, ओब्लिवियन कॉमिक पेज को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह स्कैंथन मार्वल कॉमिक्स के एडिटर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मान लिया एडिटर है, बट एडिटर के पास क्या पावर्स होती है? तो एक्चुअली एक राइटर जब कॉमिक्स लिखता है तो उसके बाद वो कॉमिक एडिटर के पास जाती है, और जो पार्ट ऑफ स्टोरी एडिटर को पसंद आता है वो उसे रख लेता है, और जो नहीं आता उसे वो डिस्कार्ड कर देता है। और इसलिए कॉमिक्स में भी स्कैंथन आई डोंट अप्रूव सेंटेंस को यूज करता है एक एडिटर की तरह। स्कैंथन द अप्रूवर के पास स्टोरी को इरेज करने की पावर है, इसलिए वो इस लिस्ट के नंबर 5 पे है। और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसी एंटिटी भी स्कैंथन द अप्रूवर की रेस्पेक्ट करती है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास लिविंग ट्राइब्यूनल। तो जितने भी कॉस्मिक बीइंग्स मैंने अभी तक डिस्कस किए, लिविंग ट्राइब्यूनल उन सबसे ऊपर है। लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, ओब्लिवियन, गैलेक्टस, फीनिक्स और सब लिविंग ट्राइब्यूनल के अंडर काम करते हैं। और मार्वल की कॉस्मिक हायरार्की में लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे
सबसे ऊपर आता है। एक्चुअल में लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है और ये आमतौर पर छोटे मोटे इवेंट्स पे इंटरफेयर नहीं करता और जब मल्टीवर्स खतरे में हो तभी लिविंग ट्राइब्यूनल अपनी पावर्स यूज करता है, जैसा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में जब कोई भी बीइंग थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स को हरा नहीं पाया था कॉमिक्स में, तो लिविंग ट्राइब्यूनल ने सिंपली से थैनोस की पावर्स को छीन लिया था और इन्फिनिटी स्टोन्स को पावरलेस बना दिया था कुछ टाइम के लिए। लिविंग ट्राइब्यूनल द वन अबव ऑल का राइट हैंड है और जो भी काम उसे करना होता है वो लिविंग ट्राइब्यूनल के थ्रू ही करवाता है। बट इनकर्शंस के टाइम लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बीइंग तक को एक ऐसी रेस ने हरा दिया था जो कि इम्पॉसिबल है और इसलिए नंबर 3 पे है हमारे पास प्री रेडकॉन बियॉन्डर। प्री रेडकॉन बियॉन्डर हमें सबसे पहले सीक्रेट वॉर्स 1 की स्टोरी में देखने को मिला था जहाँ पे वो अर्थ के हीरोज को बैटल फील्ड में लाता है। बात करें बियॉन्डर की पावर्स की तो बियॉन्डर एक ऐसे रैल्म से बिलोंग करता है जो कि मार्वल मल्टीवर्स से बाहर एग्जिस्ट करती है। अब इसीलिए इस रैल्म की पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओवन रीस नाम का एक साइंटिस्टिक पोर्टल ओपन करता है बियॉन्ड रैल्म में, जहाँ से वो उस रैल्म की एनर्जी को ड्रेन करता है। बट ये सारा एक्सपेरिमेंट तब बैकफायर करता है जब वो एनर्जी सेंटिएंट हो जाती है और कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है प्री रेडकॉन बियॉन्डर में और कुछ ओवन रीस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल मैन में। अब इस बियॉन्डर को प्री रेडकॉन बियॉन्डर भी कहा गया है जो कि मार्वल मल्टीवर्स से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल था और सिर्फ अपने सोचने पे सारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। इसके सामने लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, डेथ जैसे बीइंग्स भी अपनी जान की भीख मांगते थे और बियॉन्डर ने तो डेथ को ही मार डाला था। अब मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि तुम डेथ को कैसे मार सकते हो, बट बियॉन्डर के पास इतनी पावर्स थी कि उसने डेथ को ही मार दिया। और स्टैनली ने खुद कहा था कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर के पास राइटर्स जैसी पावर्स है। ओवन रीस का अटैक जो कि बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता था, बियॉन्डर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और बियॉन्डर को द वन अबव ऑल भी कहा गया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि तब मार्वल में वन अबव ऑल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। इसलिए बियॉन्डर को ही मार्वल का रियल गॉड माना जाता था कुछ टाइम के लिए। बियॉन्डर जिस रेल्म से आया था उसे बियॉन्ड रेल्म कहा गया है और बियॉन्ड रेल्म मार्वल मल्टीवर्स से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लाइक बियॉन्ड रेल्म अगर एक ओशन है तो मार्वल मल्टीवर्स उसमें एक ड्रॉप है। अब 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के टाइम्स में हमें दिखाया गया कि बियॉन्डर्स की पूरी रेस एग्जिस्ट करती है और ना कि बियॉन्डर एक अकेला बीइंग है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ प्री रेडकॉन बियॉन्डर की बात कर रहा हूँ जो कि हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है। सो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास द फल्क्रम। एक्चुअली द फल्क्रम एक ऐसा बीइंग है जो कि सेलेशियल्स का एक टाइप का लीडर है और जो भी सेलेशियल्स को कुछ प्रॉब्लम होती है वो उसे ठीक कर देता। बट फल्क्रम की अपीयरेंस हमें राइटर जैक कर्बी की दिखाई गई है जो कि शो करता है कि फल्क्रम भी राइटर को रिप्रेजेंट करता है मार्वल में। एक्चुअली इटर्नल्स में जो हमने सेलेशियल्स को प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करते देखा वो सब एनर्जी वो फल्क्रम को ही दे देते हैं और इसी तरह हर्ड और द वॉचर्स की रेस भी सब फल्क्रम के अंडर ही काम करते हैं और बहुत लोगों का मानना है कि फल्क्रम एक्चुअली द वन अबव ऑल का ही एक पार्ट है। अब जो भी है बट फल्क्रम अभी के लिए मार्वल कॉस्मिक हायरार्की में नंबर 2 पे आता है क्योंकि फाइनली नंबर 1 पे आता है द वन अबव ऑल। अब देखो सेलेशियल्स का जो लीडर है उसे भी वन अबव ऑल कहा गया है, बट यहाँ ध्यान रहे दोनों अलग अलग बीइंग्स है और मार्वल का सुप्रीम बीइंग के नाम में पहले द लगता है, मतलब उसे हम द वन अबव ऑल कहते हैं ना कि खाली वन अबव ऑल। तो एक्चुअली द वन अबव ऑल मार्वल का राइटर है जिसने सारा कुछ मार्वल यूनिवर्स में बनाया है और कुछ लोग द वन अबव ऑल को स्टैन ली भी मानते हैं क्योंकि स्टैन ली ने ही मार्वल के मेजॉरिटी कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था। द वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीशंट, ओमनीप्रेजेंट है और इसके अलावा अनलिमिटेड, इमेजरेबल और इनकैलकुलेबल पावर्स रखता है और सारे बीइंग जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं सबको द वन अबव ऑल ने ही बनाया था। अब कॉमिक्स में हमें द वन अबव ऑल का काउंटर पार्ट द वन बिलो ऑल भी दिखाया गया है बट उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपनी रैंकिंग हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारी 10 सुपर हीरोज हु कैन डिस्ट्रॉय यूनिवर्सेस या फिर रोन किंग थॉर वर्सेस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really